हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान 2023 का EL सेट। बच्चों, ये सेट नंबर 3 हमारे अनसोल्ड के अनुसार सेट नंबर 3 में है। आपको इस सेट को मिलाना है, बस आपका कौन से नंबर पर पढ़ रहा है और इसी को पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम इसमें पहले भाग नंबर 1 में पढ़ेंगे। तो भाग 1 में आज बच्चों हम बहुविकल्प प्रश्नों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बच्चों, क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है? पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। पहला विकल्प बच्चों कह रहा है अवतल दर्पण के लिए, दूसरा उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए। तो बच्चों, तीनों पे ही प्रकाश का परावर्तन का नियम लगाया जा सके तो चौथा विकल्प है इनमें से सभी, यानी सभी विकल्प सही हैं। तो इनमें से सभी, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है अवतल दर्पण पे भी, उत्तल दर्पण पे भी और समतल दर्पण पे भी, तीनों पे लगाया जा सकता है। तो सभी विकल्प इसका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल है बच्चों, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है या कौन बनाता है बच्चों? यो बनाता है सी विकल्प इसका सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण है यो वस्तुओं का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। तीसरे पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है, यानी कि वे पदार्थ जिसका प्रतिरोध क्या था वो बहुत ज्यादा हुआ था, उसे हम कह रहे हैं विद्युत रोधी। चौथा विकल्प इसका ठीक हो जाएगा बच्चों, यहाँ से विद्युत रोधी कहा जाता है, यानी कि डी विकल्प हमारा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति P, तो P बराबर W/T। तो मात्रा क्या हुआ बच्चों इसका? वाट। तो इसका बी विकल्प सही है, वाट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा दिया है किसी विद्युत केतली में विद्युत धारा 3 गुनी प्रवाहित कर देने पर केतली में उस उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो बच्चों, एक हमने H बराबर पढ़ा था I² RT से। तो धारा कितनी कर रहा है यहाँ से? 3 गुनी कर रहा। तो 3 की पावर यदि 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। तो कितनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी बच्चों। तो कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प इसका सही है, 9 गुनी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने में असमर्थ है। जो दूर वस्तु है उसे देखने में असमर्थ है। तो हमने इसे पढ़ा भी था बच्चों, नाडू से NADU, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगे था और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। ठीक है बच्चों, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। अब निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था बच्चों? आपने निकट दृष्टि दोष की परिभाषा पढ़ी थी, वो दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ये कह भी रहा एक व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में असमर्थ है, यानी दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। तो कौन सा दोष हुआ बच्चों से? निकट दृष्टि दोष हुआ। और यो हमारे विकल्प के अनुसार बी पे है, यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 7 पे चलेंगे। 7वां क्वेश्चन इसने दिया हुआ है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति होगी। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब तो हर बार बनावे, छोटा प्रतिबिंब कब बनावे? सबसे छोटा प्रतिबिंब जब बनावे जब वस्तु कहाँ पे रखी हुई हो? अनंत पे रखी हुई हो। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, कहाँ पे? अनंत पे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ से रसायन विज्ञान के अंतर्गत दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर
8 में है 8। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण बनाना। कार्बन है, वायु के साथ जला रहे और क्या बना रहे, CO2 बना रहे। तो कौन सा उदाहरण है बच्चों, दो अभिक्रियाएं आपस में जुड़ी हैं, एक अभिक्रिया बनी, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे, एक उत्पाद बना रहे। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी कह सके ऐसी अभिक्रिया को आप, या फिर इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, योगात्मक। पर क्योंकि हमारे विकल्प में से संयोजन दिया हुआ है तो संयोजन ही उत्तर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जिंक चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ZnH2SO4 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो इसके साथ जुड़ जाएगा ZnSO4 और प्लस में निकल जाएगा हाइड्रोजन H2। कौन सी गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप अपने विकल्पों में देख पा रहे होंगे, ए विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा बच्चों, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। सामान्य तापक्रम और दाब पर द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु, क्लोरीन दिया बच्चों इसने, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो द्रव के रूप में इन चारों में से केवल एक ही चीज पाया जाएगा, को ब्रोमीन। तो और ब्रोमीन है बच्चों कौन से विकल्प में, बी में। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, कौन, ब्रोमीन, यानी कि Br। क्वेश्चन नंबर 11 दिया इसने, प्रोपेनॉन क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन, प्रोप माने 3 बच्चों, ऑन का मतलब है डबल बॉन्ड। तो जब किसी पे भी C डबल बॉन्ड O आया होगा तो कौन से ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। और कीटोन ग्रुप कौन से विकल्प में दिया हुआ है इसमें बच्चों, C विकल्प में इसका सही दिया जा रहा। तो C विकल्प इसका सही है, C डबल बॉन्ड O सिंगल सिंगल। तो बच्चों सेम ऐसी संरचना यहाँ बन पा रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसने दिया है हमें। पूछ रहा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक ग्रुप दिया है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, CHO को कहा जाए बच्चों। तो एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO। इसने कुछ हमें नंबर्स दिए हैं, इसे हम हल्का सा प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं आपके सामने। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए हमें बच्चों CHO की आवश्यकता पड़ेगी, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे CHO चाहिएगा। एल्काइन, एल्काइन के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, 2 कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में C डबल बॉन्ड O, एक तरफ OH और सिंगल बॉन्ड, यो चाहिए हमें। एक है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में किसी भी कार्बन पर हमें एक हेलोजन की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार। तो अब हम इन विकल्पों में देखते हैं बच्चों, यदि आप भी हमारे इसमें देख पा रहे होंगे तो C डबल बॉन्ड OH यो दे रखा है इसमें, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक है उसका पहला विकल्प सही रहेगा। तो कार्बोक्सिलिक के लिए हमें क्या चाहिए, एक पहला नंबर चाहिए, ठीक है, नहीं तीसरे का क्या होना चाहिए, पहला। अब जब हम देख पा रहे हैं एल्काइन, दूसरा जो विकल्प है एक तरफ H और एक तरफ OH, यानी CHO वाला ग्रुप बन रहा है। तो B जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का CHO ग्रुप कौन से वाले पे बना रखा है इसने, दूसरे वाले विकल्प पे बना रखा। तो एल्डिहाइड का कौन सा ग्रुप होना चाहिए, दूसरा, यानी कि पहले का कौन सा उत्तर होना चाहिए, दूसरा। फिर एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड वाला D वाले पे इसने दे रखा है, यानी कि चौथे नंबर के को एल्काइन वाले को कह रखा है। फिर बचा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन किस पे बच्चों, इस चित्र के अनुसार C वाले पे, यानी तीसरे नंबर पे। तो इसका क्रमांक बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा 2 4 1 3, 2 4 1 3। जब 2 4 1 3 को हम देखेंगे तो कौन से विकल्प को सही बता पा रहा है हमारे अनुसार बच्चों, इस विकल्प अनसोल्ड पेपर के अनुसार D विकल्प। तो D विकल्प इसका सही है, 2 4 1 3। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बहुत आसान क्वेश्चन दिया। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कितनी संयोजकता हो बच्चों कार्बन की, 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, जब इसे
अष्टक नियम अनुसार तोड़ा है तो भारितम कोश में कितने बचे? 4। तो कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बच्चों अब हम देखते हैं बायो के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। सबसे पहले, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्करण शरीर के से होता है, यानी कि किन जैव प्रक्रम में हम हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल लें। तो ये प्रक्रिया क्या नाम है? उत्सर्जन प्रक्रिया के अंतर्गत हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से उत्सर्जन। उत्सर्जन के द्वारा हम शरीर से पदार्थों को बाहर निकाल दिया जावे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे बाल को। तो क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है? पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है? करता है बच्चों। दूसरा इसने दिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या रासायनिक ऊर्जा में बदला जाए? प्रकाश संश्लेषण में बदला जाता है। सी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है बच्चों। चौथा है ग्लूकोज का पायरुलिक अम्ल में विखंडन होता है। यानी डी विकल्प इसमें सही दिया है, गलत दिया है। और क्योंकि पूछा ही गलत गया है तो जो गलत है वो ही इस समय पे सही है। यानी डी विकल्प इसका माना जा रहा है। कौन सा? ग्लूकोज का पायरुलिक अम्ल में विखंडन। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन कोर्स में नहीं दिया गया है, अब कोर्स में से हटा दिया। 17वां क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना? तो बच्चों इसके अनुसार मटर के पौधे को चुना था और इस मॉडल पेपर में डी विकल्प में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी होते हैं? यानी कि कौन सा पौधा एक लिंगी है? पपीता है, सरसों, गुड़हल, मटर। तो बच्चों जो पपीता है वो एक लिंगी होता है, तो ए विकल्प इसका ठीक है। कैसा? पपीता। 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 19वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कोपर्टी स्थापित की जाती है? यानी कोपर्टी मादा जनन के किस में लगाई जा? तो गर्भाशय में लगाई जा। गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे बच्चों। 20वां क्वेश्चन है, किण्वन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी विकल्प इसका सत्य नहीं है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यो विकल्प इसका बच्चों गलत दिया गया है कि यो अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो बच्चों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।